हाँ जी भाई। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज यानी सेक्शन 172 से स्टार्ट करा था और मैंने आपको बताया था प्लेज क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्लेज। मैंने आपको बताया था यहां दो पार्टी होती है उनके बारे में, असेंशियल्स क्या होते हैं प्लेज के। प्लेज में जो दोनों पार्टीज होती है, एक पॉनी और एक पॉनर, उनके दोनों के राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ड्यूटी बनेगा, जो सेम बेलमेंट में पड़ा था। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिपीट करवा दूं संदीप मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो सिमिलर होता है बेलमेंट की तरह, बिल्कुल बेलमेंट ही है। सर बेलमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स करना है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करना है वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद सेम गुड्स को आपको रिटर्न करना है। तो प्लेज जो है वो एक वेराइटी ऑफ बेलमेंट होता है, लेकिन प्लेज में जो स्पेसिफिक पर्पस है वो एकदम क्लियर होता है। मतलब प्लेज होता है ऐसा बेलमेंट ऑफ गुड्स जिसका पर्पस होता है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। मतलब आपने जो है एक व्यक्ति से लोन लिया 10 लाख का, और उस 10 लाख के लोन को सिक्योर करने के लिए आपने अपने गुड्स, हो सकता है ज्वेलरी, हो सकता है मोटर बाइक, हो सकता है कार, किसी भी तरह के गुड्स आपने जो है उसे एज सिक्योरिटी दे दी है। अब ये प्लेज बन जाएगा। तो प्लेज क्या है? प्लेज एक बेलमेंट ऑफ गुड है जिसका स्पेसिफिक पर्पस एकदम क्लियर है, एक ही पर्पस है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। इसमें दो पार्टी होती है, जो लोन लेकर अपने गुड्स को दे रहा है, गिरवी रखवा रहा है, वो होता है पॉनर, प्लेजर या बेलर। और जिसने लोन दिया है, मतलब जो गुड्स की कस्टडी अब रखेगा अपने पास, वो होता है पॉनी, प्लेजी या बेली। ऑब्वियसली जैसे ही पॉनर अपने डेट की पेमेंट कर देगा ड्यू डेट पे, तो बेटा उसके बाद पॉनी को वो सेम गुड्स को एज इट इज कंडीशन में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर डेट की पेमेंट कर दी और डेट की पेमेंट नहीं करी तो फिर आपके पास फर्दर राइट आते हैं। अब असेंशियल क्या थे? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, एक्सप्रेस एम्प्लॉइड, गुड्स होने चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेज होती है, डिलीवरी होगी ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम पॉनर टू पॉनी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और यहां पे पर्पस ऑफ डिलीवरी क्या है? पर्पस आपको ऑलरेडी पता है, पर्पस एक ही है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। राइट्स की बात करें तो बेटा मैंने आपको बताया था प्लेज जो पोनी है उसके पास क्या रहे? राइट्स है। सबसे पहले राइट ऑफ लीन, मतलब क्या? मतलब अगर ड्यू डेट पे आपको आपका मनी नहीं मिला, उस मनी पे कोई डेट के पे इंटरेस्ट था वो नहीं मिला, या कोई नेसेसरी एक्सपेंस नहीं मिले, इन तीनों के केस में आप गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ लीन लगा सकते हो। लेकिन याद रखना इन तीनों के अलावा किसी भी और अमाउंट के लिए आप राइट ऑफ लीन नहीं लगा सकते। सिर्फ मनी ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डेट और नेसेसरी एक्सपेंस, इनके लिए राइट ऑफ लीन लगेगा। सेकंड राइट आता है बेटा रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब मैं पहले बता रहा हूं ये राइट है कि आपके रिकवर कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, लेकिन इसके बदले कोई लीन मत लगा देना, लीन नहीं लग सकता। लीन सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस के लगेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का आपको रिकवर करने का राइट है, लेकिन राइट ऑफ लीन नहीं लगा सकते आप। थर्ड मैंने बताया बेटा राइट टू सेल द गुड्स, पॉनी के पास राइट है सेल करने का। ऑब्वियसली आपको पता है कब? अगर ड्यू डेट पे वो फेल टू पेमेंट हो जाता है तो उसके पास राइट आता है। अब उसके दो इफेक्ट है, अगर अमाउंट ड्यू से ज्यादा रिकवर हो गया गुड्स को बेच के, तो जो भी सरप्लस है वो पोनर को वापस कर दो। लेकिन अगर अमाउंट ड्यू से कम रिकवर हुआ गुड से, तो भैया जो डेफिशिएंसी है वो पोनर बियर करेगा। आपको जाना है और आपको बोलना है भाई 10 लाख का डेट था, गुड्स 5 लाख के बिके, तो बाकी 5 लाख अब तुझे और देने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई, केस स्टडी बन के आ सकती है। और लास्ट राइट टू स्यू द पोनर, पोनी जो है वो सूट फाइल कर सकता है। अच्छा, पोनर के भी कुछ राइट थे, पोनर के बड़े सिंपल से राइट थे। जितने भी बेलर के राइट होते हैं, बेलर के राइट, वो सारे पोनी के राइट, पोनर के राइट थे। लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक राइट था जो बिल्कुल अलग है, जो यहां पे प्लेज में ही होता है। तो यहां पे है राइट टू रिडीम द गुड्स प्लेज। अब इसमें क्या बोला था याद करो, अगर डेट ड्यू डेट एकदम फिक्स है, पेमेंट की टाइम फिक्स है कि भाई 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, और 1 महीने बाद पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे, तो उसके बाद भी वो चाहे तो अपने गुड्स को रिडीम कर सकता है। डिफॉल्ट करने के बाद भी ही में रिडीम द गुड्स प्लेज एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम। हाँ, उनके आगे सेल होने से पहले, अगर आगे किसी को सेल कर दिया तब तो ऑब्वियसली नहीं, उनके आगे सेल होने से पहले आप गुड्स को कभी भी रिकवर कर सकते हो। बस आपको वो मनी, इंटरेस्ट और सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस को पे कर देना है। मतलब ड्यू डेट में डिफॉल्ट करने के बावजूद भी आप गुड्स को रिडीम ले सकते हो। कंडीशन क्या है? पहला आपको सारा पेमेंट करना पड़ेगा, क्लियर, और दूसरा कोई आगे सेल नहीं होनी चाहिए, तो आप रिडीम कर लोगे। और फिर बेटा इसको रेसिप्रोकेट करके ड्यूटीज बनी थी। पॉनर की क्या ड्यूटीज है भाई? डेट की पेमेंट करनी है, अगर कोई डेफिशिएट आया है सेल में तो उसे पे करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को पे करना है, सारे फॉल्ट को डिस्क्लोज करना है, और अगर डिफेक्टिव टाइटल से कोई लॉस हुआ तो इंडेमनिफाई करना है। पॉनी की ड्यूटी क्या थे? कि इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है, रीजनेबल टेक केयर करनी है। ठीक है,
रिटर्न करने गुड्स को जब डेट पे हो जाए, गुड को मिक्स नहीं करना, वरना आपको मिक्स करने पे पता है सेपरेबल एंड सेपरेबल पूरा, और कोई एक्रीशन हुआ है, कोई एडिशन हुआ है, गेन हुआ है वैल्यू में, वो भी रिटर्न करना है। तो पहले सुयश और संदीप बेटा बताओ, मैंने आपको 10 मिनट लगा के प्लेज में हमने जो भी पढ़ा था सब कुछ मैंने आपको रिकॉल करवाया, यहां तक प्लेज में कोई भी दिक्कत? संदीप, सुयश बेटा कोई भी डाउट प्लीज आप बताइए, अदरवाइज मैं प्लेज का लास्ट एक टॉपिक है वो बता रहा हूं और हम आज की क्लास को खत्म करेंगे, प्लेज को निपटाएंगे। बस एक टॉपिक है, एक या दो ही है बस, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। नो संदीप बेटा कोई दिक्कत? संदीप भाई कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएंगे। नो सर। चलिए बेटा, दो टॉपिक है बस आज के लिए प्लेज में, प्लेज खत्म हो जाएगा। एक तो बहुत छोटा सा ही है, जो मेन टॉपिक है मेरा वो मैं आपको कराता हूं। हेडिंग डालना बेटा, हेडिंग डालना। ये टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 6 नंबर में वापस रिपीट होगा बेटा, ये टॉपिक सोगा में वापस रिपीट होगा अगले एक्ट में आपके, एज इट इज, बस थोड़ा हेडिंग बदल जाएगी, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पर आप इसे अभी यहीं पढ़ लो अच्छे से। कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेज बाय नॉन ओनर, प्लेज बाय नॉन ओनर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बहुत ही ध्यान से समझना। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, बहुत आराम से समझना, आपको आराम से समझोगे मजा आएगा। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, यहां पे हमारे पास है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है, ठीक है संदीप मेरे भाई, ये हमारे पास है मिस्टर बी, ये मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए है मिस्टर बी है, दोनों पार्टीज हमारे पास यहां पे है। अब ए जो है वो बी से मनी लेंड करता है बेटा, ए जो है वो बी से लोन लेता है 10 लाख का। ऑब्वियसली इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब क्लियर है, एक महीने में लोन रिपे करना है, लेकिन भैया फ्री में नहीं करता। बी कहता है भैया मुझे तो सिक्योरिटी रखवानी है, तो ये जो है अपनी ज्वेलरी जो है वो रखवा देता है एज सिक्योरिटी इस डेट के लिए। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सुयश संदीप बेटा कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज एग्जांपल में बताना, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्यों? क्योंकि सर बेलमेंट ऑफ गुड जो है एज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ लोन, लोन के बदले आपने गुड्स का बेलमेंट रखवाया है, पोजीशन ट्रांसफर करवाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया। अब जिसके गुड्स है जो ओनर है वो होता है बेटा, ये आपका कौन है, ये है पॉनर, ये ओनर है, बस इसने अभी तक के लिए गुड्स रखवाए कस्टडी में। और ये भाई साहब जो है जिन्होंने लोन दिया है इनके पास अभी गुड्स है, ये कौन है, पॉनी। तो इट इज लाइक बेलर एंड बेली। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, संदीप मेरे भाई ध्यान से सुनियो, ये कॉन्सेप्ट का जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड होगा अगर 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 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड होगा अगर 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 जो पॉनर है, जो गुड्स का ओनर एक्चुअल में ये ट्रू ओनर है तो। ध्यान से सुनना, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पॉनर गुड्स का ट्रू ओनर है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड बना सकता है। अरे भैया मैं लोन ले रहा हूं बेटा सुयश तेरे से, मैंने बोला सुयश मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तूने कहा सर सिक्योरिटी लगेगी, मैंने कहा बेटा ये ले फोन, मेरा फोन है, फोन ले जा सिक्योरिटी में। अबे भैया ये राइट मेरे पास तभी तो है जब मैं फोन का ओनर हूं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो पॉनर है वो ट्रू ओनर है, मतलब इसके पास अगर गुड का गुड टाइटल है, गुड्स का क्या है, गुड टाइटल, गुड टाइटल मतलब ये ट्रू ओनर है, तभी पौनी जो है उसके पास गुड्स का गुड टाइटल जाएगा, और उसी केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो वैलिड बनेगा। पहले सुयश और संदीप बेटा मेरे को बताओ जनरल रूल समझ आया, जनरल रूल ने क्या बोला, भाई क्या बकवास बात बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड कब बनेगी, जब भैया पॉनर जो है वो ट्रू ओनर है, और अगर उसके पास गुड टाइटल है तभी वो पॉनी को गुड टाइटल दे सकता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड बनाएगा। ये जनरल रूल है। सुयश संदीप बेटा समझ आया? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। संदीप बेटा समझ आया जनरल रूल? यस सर। अब देखो
जनरल रूल के हिसाब से दूसरा कंक्लूजन, ये तो पहला कंक्लूजन हो गया, दूसरा कंक्लूजन सुनो। दूसरा कंक्लूजन ये क्या बोलता है, ये कहता है अगर जो पॉनर है वो ट्रू ओनर नहीं है, मतलब उसके पास गुड का कैसा टाइटल है, अबे डिफेक्टिव टाइटल है, गुड्स चोरी के ले आया, या मैंने अपना फोन की जगह किसी और का फोन दे दिया, तो अगर ओनर के पास ट्रू ओनर नहीं है और डिफेक्टिव टाइटल है उसके पास, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनाएगा तो पौनी के पास भी, पौनी के पास भी कैसा टाइटल जाएगा, डिफेक्टिव टाइटल जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक रूल है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है बेटा वो वैलिड नहीं होगा। पहले बताओ जनरल रूल समझ आया प्लेज का, मैं दो रूल बता दिए मैंने, दो जनरल रूल है। पहली बात, अगर पॉनर ट्रू ओनर है और उसका टाइटल गुड है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पॉनी को भी गुड टाइटल मिलेगा और प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट एकदम 100% वैलिड होगा। दूसरा जनरल रूल, अगर पॉनर जो है वो ट्रू ओनर नहीं है, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, चोरी का है, उसके खुद के गुड्स नहीं है, मान लो उसने कहीं से प्लेज करे थे, अब आगे वो प्लेज कर रहा है, भैया अगर आपका खुद का टाइटल डिफेक्टिव है तो आप आगे पोनी को गुड टाइटल नहीं दे सकते, फिर उसका टाइटल भी डिफेक्टिव जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। दिस इज द जनरल रूल। तभी तो कॉन्सेप्ट बोला प्लेज बाय नॉन ओनर, प्लेज बाय नॉन ओनर, तो आपको तो समझ आ गया। एज पर जनरल रूल प्लेज बाय नॉन ओनर जनरली प्लेज बाय नॉन ओनर जनरली क्या होता है बेटा, जनरली इट इज नॉट वैलिड। अगर जनरली हम देखें तो इट इज नॉट वैलिड, बस यही तो रूल है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ना संदीप भाई, अब आपको मैं इस रूल के एक्सेप्शंस पढ़ाने वाला हूं। इस रूल के एक्सेप्शंस, सर एक्सेप्शंस का क्या मतलब है बेटा, एक्सेप्शन का मतलब है यहां पर कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे। लॉ ने समझा, लॉ ने कहा यार देखो ये रूल बिल्कुल सही है कि अगर नॉन ओनर प्लेज कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ना इट इज कंपलसरी हो जाता है कि प्लेज नॉन ओनर कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। अब आपको गुजरा ऐसा कैसे, बेटा हो सकता है मुझे ओनर ने ही बोला हो करने के लिए, मैं ओनर की कंसेंट में कर रहा हूं, मतलब मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो लॉ ने ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए, चार पांच एक्सेप्शन, जहां पर एक नॉन ओनर प्लेज करेगा और वो प्लेज वैलिड होगी। आई रिपीट, जनरल रूल ने क्या बोला था, प्लेज बाय नॉन ओनर कभी वैलिड नहीं होती। अगर पॉनर का टाइटल डिफेक्टिव है तो पॉनी का टाइटल भी डिफेक्टिव जाएगा। लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन कहता है कि भैया चार पांच केस में अगर हम जो कंडीशन बता रहे हैं वो मीट हो जाएगी तो नॉन ओनर भी एक वैलिड प्लेज कर सकता है। मतलब आप एक नॉन ओनर हो, आपके पास गुड टाइटल नहीं है, बट स्टिल पॉनी को आप गुड टाइटल दे दोगे। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, बेसिक रूल बता दिया, कुछ एक्सेप्शन है उनमें क्या होगा वो बता दिया। अगर आपको समझ आया तो मैं लिखवाना चालू कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से बताएंगे बेटा। संदीप एंड सुयश बेटा प्लीज जल्दी से बताएंगे, क्या कोई दिक्कत, आपको क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में? यस सर। संदीप मेरे भाई कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्पेस छोड़ देना। नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट लेके स्पेस छोड़ देना। संदीप बेटा मेरे को यस नहीं आया, अच्छा आ गया सॉरी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई स्पेस छोड़ दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं लिखवा रहा हूं बेटा पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेज बाय नॉन ओनर। पहले स्टार्ट करूंगा मैं जनरल बिहेवियर के साथ और फिर हम धीरे धीरे एक्सेप्शंस की तरफ चलेंगे। तो लिखेंगे ऑर्डिनरली इट इज द ओनर ऑफ द गुड्स और any person authorized by him in that behalf, comma, who can pledge the goods। क्लियरली बोला है बेटा, ऑर्डिनरली ये ओनर ऑफ द गुड होगा या पर्सन जो ऑथराइज है
उसके बिहाफ पे वो ही प्लेज कर सकता है। ये जनरल केस है, ठीक है, ये जनरल सर्कमस्टांसेस। पॉइंट नंबर टू, हेडिंग डाल देना, एक्सेप्शंस ऑफ द अबव रूल, एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल। एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल। अब एक्सेप्शन में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन में लिखना, these exceptions are for bona fide pledges। अभी मैं बताऊंगा bona fide मतलब क्या होता है। Made by those person who are not the actual owner, not the actual owner of the goods, comma, but in whose possession the goods have been left। अंडरलाइन कर लेना बेटा, पहला जो सबसे रूल है ना एक्सेप्शन में आने का, वो है बोनाफाइड प्लेज होनी चाहिए। बेटा बोनाफाइड प्लेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन अटमोस्ट गुड फेथ, इन एटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? अरे भैया जब पोनर जो है वो ओनर नहीं है, वो प्लेज कर रहा है, प्लेज फिर भी वैलिड मानेंगे। पता क्यों? क्योंकि इन एक्सेप्शन में एक चीज कॉमन होगी कि जो प्लेज है वो गुड फेथ में हो रही है। मतलब जो पोनर है ना, उसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, वो कोई झूठ, वो कोई फ्रॉड या वो कोई ऐसे इंटेंशन से नहीं है। इंटेंशन मालाफाइड नहीं होनी चाहिए, मालाफाइड होता है बैड इंटेंशन। अगर आप पोनर ओनर नहीं है और ये बात वो खुद भी जानता है, सामने वाले को भी बता रहा है, उसका इंटेंशन लूटना नहीं है, उसका इंटेंशन है भाई, उसके जो एक्चुअल ओनर है उसने बोला था भाई प्लेज कर दियो आगे, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एकदम गुड फेथ में है, उसे कुछ नहीं पता कि भाई क्या गड़बड़ है कुछ भी। अगर बोनाफाइड केस में तो एक्सेप्शन फिर काउंट होगा। मतलब समझना, सारे जितने भी एक्सेप्शन कराऊंगा ना, चारों चारों में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए कि प्लेज हमेशा बोनाफाइड होनी चाहिए। अगर आपकी मालाफाइड प्लेज है बैड इंटेंशन के साथ, बैड फेथ के साथ, पोनर जो है वो ट्रू ओनर नहीं है और लूटने के इंटेंशन से कर रहा है, तो कभी भी वो प्लेज वैलिड हो ही नहीं सकती। एक्सेप्शन का पहला कॉमन पॉइंट है बोनाफाइड होनी चाहिए प्लेज। ठीक है, अब ये वर्ड आप बार बार यूज करोगे देखोगे। तो भाई मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई रिपीट बेटा, जनरली प्लेज वैलिड तभी होगी जब ओनर ऑफ द गुड्स होगा या ऑथराइज पर्सन होगा। अगर पोनर एक्चुअल ओनर है, ट्रू ओनर है, तभी उसके पास गुड टाइटल जाएगा पोनी के पास। लेकिन अगर जो पोनर है वो गुड टाइटल नहीं रखता, वो डिफेक्टिव टाइटल रखता है, तो भैया पोनी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा, मतलब प्लेज वैलिड नहीं होगी। लेकिन कुछ रूल है, कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर एक टू नॉन ओनर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड बना के गुड टाइटल दे सकता है। उसमें कंडीशन है, पॉइंट्स है। एक कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी, बोनाफाइड प्लेज होनी चाहिए, मतलब गुड फेथ में होनी चाहिए। संदीप सुयश बेटा यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं पॉइंट लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा अगर दिक्कत नहीं है तो मैं पॉइंट लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए भाई आ जाइए। एक्सेप्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखिए बेटा, जहां पे नॉन ओनर जो है वो एक गुड टाइटल देके प्लेज वैलिड बना सकता है। और पहला पॉइंट है आपका प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। पहला पॉइंट आपका आता है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। बेटा आराम से लिखते रहो, पहले मैं लिखवाऊंगा उसके बाद मैं समझाऊंगा। जल्दी लिखना पॉइंट नंबर 1 फटफट। केस स्टडी बनती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अच्छा टॉपिक है। लिखो, वेयर एनी गुड्स आर प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, मैं एमए लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है।
कॉमा हु इज नॉट द ओनर, कॉमा सच प्लेज shall be valid as if he were expressly authorized by the owner to pledge the goods if। कंडीशंस क्या है भाई? मर्केंटाइल एजेंट जब भी प्लेज करेगा तो वो प्लेज वैलिड मानी जाएगी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। अब देखो कंडीशन क्या है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट की। 3 कंडीशन है छोटी छोटी सी बस। कंडीशन नंबर ए, द मर्केंटाइल एजेंट was in possession of the goods with the consent of the owner। पहली कंडीशन, एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए कंसेंट ऑफ द ओनर के साथ। बी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मर्केंटाइल एजेंट एक्ट कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आपको अभी धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, टेंशन मत देना। और लास्ट ही पॉइंट है द पॉनी एक्टेड इन, ये तो सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन होना चाहिए वाला पॉइंट। पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस दैट द पॉनर, जो हमारे केस में ब्रैकेट में मर्केंटाइल एजेंट है, हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। बेटा ये आप लिख लीजिए, अभी मैं इसको समझाता हूं, आप कहोगे सर क्या हलवा चीजें बता रहे हो। बेटा नोटिंग डन? डन सर। चलो अब मैं बताना चालू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। पहली बात तो एक वर्ड आपको याद रखना है, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है बेटा समझो। मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली, जैसे अभी हम अगले चैप्टर में अगले यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ने वाले हैं, वहां पे आप समझ जाओगे। बेटा देखो एजेंट बेसिकली क्या होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 2 पर्सन है, एक है ए और एक है बी। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगला चैप्टर आएगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसे, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूं। ये बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें ए कहता है कि भाई देख बी, मैं बन जाऊंगा तेरा प्रिंसिपल और तू बन जाइयो मेरा एजेंट, और तू मेरे बिहाफ पे ये काम करेगा। काम बताएगा स्पेसिफिकली कि सेल करेगा, प्लेज करेगा, ये करेगा, गुड्स को कलेक्ट करेगा, पैसे कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू डेटर से कलेक्शन करेगा। 5 काम बता दिए। तो मैं प्रिंसिपल, तू मेरा एजेंट, तू मेरे बिहाफ पे ये 5 काम करेगा, और जब भी तू ये 5 काम करेगा तो मेरी पूरी अथॉरिटी, तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जो ये तू 5 काम कर रहा है ये ऐसा माना जाएगा कि ये 5 काम मैंने करे। अगर इन 5 काम को करने में तेरे को कोई भी प्रॉब्लम या लॉस या लाइबिलिटी होती है वो मेरी, कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है वो भी मेरा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिसमें एजेंट एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और उस अथॉरिटी के अंदर एजेंट कोई भी काम करेगा, उससे कोई भी प्रॉफिट या लॉस या कोई भी लाइबिलिटी लॉस जनरेट होगा तो वो एजेंट का नहीं, वो प्रिंसिपल का होगा। बट कंडीशन क्या है, आपको अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करना है। 5 चीजें बोली थी, छठी चीज अपने आप मन से कर रहे हो और बोल रहे प्रिंसिपल लायबल होगा, ऐसा नहीं होता। आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करना है, जो आपको बताया वो करना है, ठीक है। तो ये बेटा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं। जब ना यहां पे सेल से रिलेटेड बनता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एजेंट बन जाता है मर्केंटाइल एजेंट।
कुछ लोग मर्चेंटाइल बोलते हैं, कुछ लोग मर्केंटाइल बोलते हैं। मर्केंटाइल एजेंट होता है बेसिकली जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करता है, पर्टिकुलरली सेल या प्लेज करता है, क्लियर है, गुड्स में डील करता है, उसे बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। तो आई होप आपको मर्केंटाइल एजेंट मतलब समझ आ गया हो, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेचेगा या प्लेज करेगा, ठीक है। और वो गुड्स को जब बेचेगा या प्लेज करेगा तो ऐसा माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ही कर रहा है। तो भैया यहां पे क्लियरली लॉ ने बोला भाई देखो, अगर अगर कोई भी गुड्स प्लेज करे हैं मर्केंटाइल एजेंट ने, जो कि ओनर नहीं है, हमें पता है भाई मर्केंटाइल एजेंट थोड़ी प्रिंसिपल ओनर होता है, लेकिन हम प्लेज को वैलिड मानेंगे, हम प्लेज को वैलिड मानेंगे। तीन कंडीशन याद रखना कब, अगर मैं पहले बता रहा हूं, अगर तीनों में से कोई कंडीशन ब्रीच हुई तो मर्केंटाइल एजेंट में फिर प्लेज वैलिड नहीं होगी। फिर कौन सी तीन कंडीशन, पहली कंडीशन, मर्केंटाइल एजेंट के पास, मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है, वो भी कंसेंट ऑफ द ओनर के साथ। अपने आप में दो चीजें, मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन है और वो पोजेशन ओनर ने अपनी इच्छा से उसे दिया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मर्केंटाइल एजेंट एक्ट कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अरे भैया उसका काम था प्लेज करना, उसे ओनर ने बोला था प्लेज करने के लिए, तो उसने प्लेज कर दी, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ में है ना। अगर उसने बोला भाई देख प्लेज मत करियो बिल्कुल भी, फिर भी वो प्लेज कर रहा है, तो भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं कर रहा, फिर प्लेज वैलिड नहीं होगी। लेकिन पोजीशन ऑफ गुड्स था कंसेंट ऑफ द ओनर के साथ, ऑर्डिनरी कोर्स में काम करा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हर पॉइंट में कॉमन होगा, जो दूसरी पार्टी है ना पौनी, बेटा पौनी अपने गुड फेथ में, उसे साला घंटा नहीं पता कि कौन किसका मर्केंटाइल एजेंट किसका प्रिंसिपल, उसे तो ये बिलीव है भाई जो इससे मैं गुड ले रहा हूं वो ट्रू ओनर है, उसे नहीं पता वो एजेंट वेजेंट है, वो तो गुड फेथ में। तो भैया ये जो है पौनी वो गुड फेथ में है, एंड ही हैड नो नोटिस दैट पॉनर हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। और क्या बोला, पौनी को किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया कि पॉनर यानी एजेंट जो है वो प्लेज नहीं कर सकता। अगर मान लो प्रिंसिपल ने नोटिस दे दिया, ये प्रिंसिपल था ना, इसने भैया नोटिस दे दिया आगे कि भाई बी अगर प्लेज करेगा ना, बी से प्लेज मत करवाना, मैं ओनर हूं गुड्स का, वो नहीं है, मैं मेरी बात नहीं सुन रहा, उसके बाद भी अगर ये प्लेज करवा रहा है तो भाई गड़बड़ है। इसको कोई नोटिस नहीं आया है और ये बिल्कुल गुड फेथ में है, इसे लगता है कि एजेंट ही ट्रू ओनर है, इसने प्लेज करी, प्लेज वैलिड मानी जाएगी। आई होप आपको बेटा कंडीशन अच्छे से समझ आई हो। सूर्य संदीप बेटा कोई दिक्कत तो प्लीज बता, क्या कंडीशन समझ आई सारी? तो अगर प्लेज मर्केंटाइल एजेंट कर रहा है तो वो प्लेज नॉट दी ओनर के बिना भी वैलिड होगी। कंडीशन तीन है, पोजीशन ऑफ गुड्स कंसेंट ऑफ दी ओनर के साथ, गुड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट करना है, और पौनी गुड फेथ में, उसे कोई भी नोटिस नहीं मिला, नो अथॉरिटी टू प्लेज में। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा एक काम करिएगा, सेम लिंक से, मीटिंग आईडी लिंक से मीटिंग को रिजॉइन करिए दोबारा से। अब इसके एक पॉइंट मैंने कराया ना, अब जल्दी जल्दी बाकी तीन पॉइंट और है, चारों पॉइंट खत्म करेंगे तो आपका जो काम है वो डन हो जाएगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फटाफट से मीटिंग को रिजॉइन करना सेम लिंक से बेटा, जल्दी से। चलिए बेटा पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। संदीप सुयश पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखना, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2 ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस तीन ही पॉइंट है छोटे छोटे। पॉइंट नंबर 2, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आपको पता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? आई होप आपको अब यहां पे ये ना बताना पड़े वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर, एक ही पर्टिकुलर केस में बनता है। यस सर, हाँ आई होप आपको पता हो। व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री, 5 किस सिचुएशन थी? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, वहीं पे ही वॉइडेबल बनता है। अब सर आप कह रहे हो प्लेज बाय पर्सन इन पोलेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बोल रहे हो सर आप? ये क्या ही बोल रहे हो सर आप? तो बेटा मैं आपको एक एक चीज लॉजिक के साथ बताऊंगा, पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बस 3-4 पॉइंट छोटे छोटे फटाफट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ गुड्स when the pawnner has obtained possession of goods pledged by him under a voidable contract, फुल स्टॉप। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, अब ये एक ही टेक्स्ट है पूरा, इसी के आगे मतलब पॉइंट नंबर 2 करके, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रीसाइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोविजन का। द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रीसाइंड एट द टाइम ऑफ द प्लेज। अभी एग्जांपल दूंगा, मस्त समझ आएगा। एट द टाइम ऑफ द प्लेज, कॉमा, द पॉनी acquired a good title to the goods, comma, last point number 3, provided, comma, pawnee acts in good faith and has no notice of the defective title of the pawners, defective title of the pawners। बेटा लिखा आपने? और अगर लिख लिया है तो एक बार यस बता दीजिए, एक एग्जांपल और आपको 100% क्लियर, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे सर। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया हुआ था, पहले जल्दी बताओ, नोट कर लिया? पहला भैया, मर्केंटाइल एजेंट अगर प्लेज करेगा, नॉन ओनर है फिर भी वैलिड मानी जाएगी, कंडीशन बता दी। दूसरा, अगर कोई पर्सन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको भी वैलिड मानेंगे। ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा क्या आपको याद है मैंने छोटा भीम का एग्जांपल दिया था आपको? मैं आपको वापस से वो एग्जांपल रिपीट कर देता हूं। बेटा यहां पे 3 पार्टीज थी, ठीक है बेटा? ये था कालिया, अगर आपको याद हो कोर्जन का एग्जांपल दिया था, वेरी गुड, यस सर। बेटा कालिया जो है ना, वो प्रपोज करने जा रहा था चुटकी को, प्रपोज करने जा रहा था कालिया चुटकी को वैलेंटाइन डे में, और उसके लिए पैसे बचा बचा के 5 लाख की रिंग लाया था। ये रिंग थी बेटा, ये रिंग थी, कालिया लेकर आया था। ये बात बेटा हमारे छोटा भीम को बता दी ढोलू बोलू ने। ये बात इसे पता लगी, अब इसको लगा भाई ये तो मेरा पत्ता काटने वाला है, तो बेटा ये गया फटाफट भाग के, मतलब कालिया तो चुटकी के घर पहुंचने वाला था, लेकिन भाई छोटा भीम जो है फटाफट से गया भाग के, और छोटा भीम ने क्या करा? छोटा भीम ने बेटा इसको छोटे छोटे टोचक दे दिए, और बेटा सीधा कनपट्टी पे रख दी गन, और इसने कोअर्जन का यूज करके, कोअर्जन का यूज करके जो रिंग है, उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा भाई पूरा तेरे से, रिंग जो है वो भैया परचेज करूंगा, छीनूंगा नहीं, रिंग परचेज करूंगा 50 रुपए में, ठीक है? गन रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया ये रिंग अब इसके पास आ गई। अब ध्यान से समझना, कालिया ने रिंग खरीदी थी चुटकी के लिए,
छोटा भीम को पता लगा, वो आया, गन रखी और फिजिकल थ्रेड देके, कोवर्जन देके रिंग परचेस कर ली, 50 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। भीम ने रिंग का पोजेशन लिया है, मैं लिख देता हूं यहां पे, अरे यार, भीम ने रिंग का पोजेशन लिया है बाय द हेल्प ऑफ कोवर्जन। तो यहां पे जो पोजेशन है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आया है। कोवर्जन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कुछ भी हुआ है, अभी हम कोवर्जन का एग्जांपल ले रहे हैं। पहले बताओ सुयश, संदीप, बेटा ये बात समझ आती है? भीम ने जो पोजेशन ऑफ गुड होल्ड करा है वो अंडर कोवर्जन करा है ना, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करा है। क्या कालिया ने पोजेशन अपनी मर्जी से दिया? नहीं सर, छीना गया है, कोवर्जन यूज करा गया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। यस सर। तो बेटा अब देखो प्रोविजन क्या बोलता है आगे, स्टोरी सुनना ध्यान से। अरे खुल जा भाई। हाँ जी, ये अरे भाई क्या हो गया, ऐसे हिल गया है तो, हाँ मिल गया। हाँ जी, अब यहां पे स्टोरी चल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसने पोजेशन ऑफ गुड्स लिया है, बिल्कुल इसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, लेकिन ये पोजेशन क्या है? यूजिंग कोवर्जन करा है। तो बेसिकली ये जो है ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको पता है। बस ये वॉइडेबल कैसा है, ये कालिया को जाके कोर्ट में बताना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। भीम के ऑप्शन पे वैलिड है, भीम कहेगा नहीं नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो बोला 50 रुपए में दे दे, इसने दे दी। कालिया के ऑप्शन पे वॉइड है, अगर ये जाए कोर्ट में तो ये जाके इसे वॉइडेबल करके कैंसिल कर सकता है और अपनी रिंग जो है वो वापस ले सकता है। कालिया को जाना पड़ेगा। अब सुनना बेटा, ये इंसिडेंट हुआ था 14 फरवरी को। अब आगे की कहानी सुनो। भीम ने गुड्स का पोजेशन कोवर्जन में ले लिया, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब भीम ने कहा यार मेरा पत्ता तो क्लियर है भाई, कालिया वालिया तो अब जाएगा नहीं प्रपोज करने, अब इस रिंग का मैं क्या करूं? तो बेटा इसने सोचा कि भैया मैं जो है इस रिंग को आगे प्लेज कर देता हूं, मुझे जरा 5 लाख रुपए की जरूरत थी और ये रिंग तो 5 लाख की है। तो ये जाता है एक दूसरे व्यक्ति के पास, मान लो ये जाता है महाराज के पास। महाराज था ना जिसकी बेटी थी बेटा राजकुमारी इंदुमती, ये जाता है महाराज के पास, ये महाराज का क्राउन है। और महाराज को बोलता है महाराज देखो मैं आपके लिए क्या टॉप नॉच डायमंड रिंग लेकर आया हूं, लेकिन मुझे इसके बदले थोड़े से पैसे चाहिए, लेकिन ये आपको बेचनी ना, मैं ये तो जी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बना रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बना रहा हूं, मैं तो ये प्लेज बना रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, आप मुझे लोन दे दो 5 लाख का, और इसके बदले आपको मैं सिक्योरिटी में, एज सिक्योरिटी ये रिंग दे देता हूं। अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये इंसिडेंट हुआ था 14 फेब को। छोटा भीम ने महाराज को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बना दिया 15 फेब को, ठीक है, इंसिडेंट होने के जस्ट बाद ना। कालिया को भी ये बात नहीं पता। अच्छा महाराज भैया हमारे गुड फेथ में है। सर गुड फेथ मतलब बेटा इसे कुछ पता ही नहीं है, इसे लगता है, महाराज को लगता है कि भाई छोटा भीम इसका ट्रू ओनर है, उसे नहीं पता कि जो पोजेशन आया है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आया है, कोवर्जन से आया है। महाराज एकदम गुड फेथ में, उसे कोई नॉलेज ही नहीं है पीछे इंसिडेंट क्या हुआ है। तो भैया छोटा भीम ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बना दिया, रिंग जो है वो रखवा दी, 5 लाख का लोन ले लिया। महाराज हमारे गुड फेथ में थे, 15 फेब को ट्रांजेक्शन हो गया। अब ध्यान से सुनना, कालिया की बेटा आत्मा जागी और कालिया भाई साहब जो है वो 16 फेब को चले गए सूट फाइल करने कोर्ट में, ढोलकपुर के कोर्ट में। और कोर्ट में जाके इन्होंने बोला कि भैया जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना था ना ये तो बन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वॉइडेबल है तो मुझे तो मेरी रिंग जो है वो रिटर्न चाहिए। मेरी रिंग क्या चाहिए बेटा? रिटर्न। बेटा ध्यान से सुनना, अब यही क्वेश्चन है कि क्या कालिया को उसकी रिंग मिलेगी, क्योंकि रिंग तो भीम ने ली थी और भीम ने तो वो आगे प्लेज कर दी। प्लेज जिसको करिए महाराज को, उसने तो 5 लाख का लोन दिया है, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। अब कालिया लड़ रहा है, कालिया कह रहा है भाई इसमें मेरी क्या गलती है, उसने गन दिखाई थी भाई, मैं तो एक दिन सदमे में रहा, बुखार में रहा, जैसे मैं ठीक हुआ अगले दिन मैं आ गया, अब उसने आगे प्लेज कर दी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मेरी रिंग चाहिए। अब ये लड़ाई हो रही है, महाराज कह रहे जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो गुड फेथ में था, मुझे तो प्लेज कर दी, मुझे लगा इसी की रिंग है, मैंने लोन दे दिया।
आप प्रॉब्लम समझो बेटा, प्रॉब्लम। अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो। देखो यहां पे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, एक एक लाइन पढ़ेंगे। कह रहे व्हेन द पॉनर, पॉनर कौन है यहां पे जिसने गुड्स प्लेज करे, वो है भीम। कह रहे व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स प्लेज, पॉनर ने ऑब्टेन करा है पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय हिम अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा बेटा यहां पे भीम ने करा। भीम ने गुड्स का पोजेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेज। अरे भैया समझो, सुयश जल्दी से बता, भीम ने प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कितनी तारीख को बनाया? भीम ने कॉन्ट्रैक्ट का प्लेज, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कितनी तारीख को बनाया? जल्दी से बताओ बेटा। सर 15 को, वेरी गुड। कालिया ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने कोर्ट में कब अर्जी डाली कि रिसाइन करो भैया, कैंसिल करो, ये तो वॉइडेबल है, मुझे रिटर्न करो? 16 को। सुयश भाई वेरी गुड। अरे भैया कह रहा है कि अगर पॉनर ने जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रिसाइन होने से पहले ही उसने उसे प्लेज कर दिया, इसके साथ पॉनी हमारा गुड टाइटल में है। द पॉनी अक्वायर्ड अ गुड टाइटल। भैया अब आप रिंग नहीं मांग सकते, किससे? महाराज से। पॉनी जो है उसके पास गुड टाइटल जाएगा। हां, कंडीशन क्या है? पॉनी एक्ट करेगा गुड फेथ में और उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि डिफेक्टिव टाइटल है पॉनर का। अब देख लो, आप एक एक कंडीशन मीट कर लो। पहली बात, भीम के पास, पॉनर के पास पोजेशन था कोअर्जन से, वॉइडेबल से, पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो बना 15 तारीख को और कालिया ने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के लिए, वॉइडेबल बनाने के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट करी 16 तारीख को। तो मतलब प्लेज जो है वो रिसाइन होने से पहले बन गई। वेरी गुड। तीसरी चीज, अरे जो पॉनी है महाराज, वो तो गुड फेथ में था, उसे तो पता ही नहीं था कुछ भसड़ का। यानी कि अब इस सिनेरियो में याद रखना, भले ही भीम का टाइटल डिफेक्टिव है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्लेज बन गई ये बनेगी वैलिड प्लेज। बेटा क्या अब आपको ये पॉइंट समझ आया? जल्दी से बताओ। कंडीशन एक एक याद रखना, जब केस स्टडी आएगी ना एक एक मीट करना। पहला, पोजेशन ऑफ गुड जो है वो वॉइडेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड वॉइडेबल बनने से पहले हो जाना चाहिए। जो पॉनी है वो गुड फेथ में होना चाहिए। अगर ये सारी मीट है तो भैया भले ही छोटा भीम का टाइटल डिफेक्टिव था, पॉनी यानी महाराज के पास गुड टाइटल जाएगा। यस सर। संदीप बेटा समझ आया? जल्दी से बताओ बेटा, इससे अच्छा एग्जांपल क्या दूं और? तो यहां पे प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट एक एक्सेप्शन हो गया। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एग्जांपल हो गया। इसका आप जल्दी से स्पेस बना के स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक लास्ट पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 3। उसको बताते ही आपके तीनों एक्सेप्शन खत्म होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नोट कर लिया अच्छी बात है। लास्ट दे दो, पॉइंट नंबर 3। मर्केंटाइल एजेंट हो गया, बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लास्ट मैं आपको एक्सेप्शन दे रहा हूं, यहां पे भी क्या होगा? ट्रू ओनर नहीं है लेकिन प्लेज वैलिड होगी, गुड टाइटल जाएगा। तो यहां पे पॉइंट क्या है? पॉइंट है प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। सर ये क्या बोला, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से बेटा वही एग्जांपल दूंगा तो आपको कहोगे सर ये तो नकली सा था। प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। अब ये क्या बोलता है पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देके समझा देता हूं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है वेयर अ पर्सन pledge goods in which he has only a limited interest. Where a person pledge goods in which he has only limited interest. सर इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं. That is point number 2. Pawner is not the absolute owner of the goods. Pawner is not the absolute owner of the goods. उसको गुड्स में एक लिमिटेड इंटरेस्ट है लेकिन वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है गुड्स का. लास्ट कंक्लूजन क्या है?
द प्लेज इज वैलिड, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ समझ नहीं आया, बट मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं बेटा। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, ये है मिस्टर एक्स। बेटा ये जो है रास्ते से जा रहे थे, ये रोड पे जा रहे हैं। अब रोड पे, ये रोड है आपकी, रोड पे इनका फोन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। मतलब ये बाइक से जा रहे थे, चलती बाइक से इनका फोन गिर गया। फोन गिर गया तो फोन के डिस्प्ले विस्प्ले थोड़ा चटका। अब पीछे एक और पर्सन आ रहे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस फोन को रिपेयर कराया, जिसमें 5,000 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, दूसरे पर्सन ने, मान लो ये ए है, मिस्टर ए, इनको फोन मिला, इन्होंने इन्होंने ढूंढने वूंढने की कोशिश करी बट मिला नहीं, तो भैया इन्होंने फोन को रिपेयर कराया, 5,000 रुपए लग गए रिपेयर में। और इन्होंने आगे ये प्लेज कर दिया मिस्टर वाई को, प्लेज कर दिया। और मतलब प्लेज करा, ऑब्वियसली लोन लिया, इन्होंने बोला भाई 10,000 रुपए दे दो मुझे। तो बेसिकली इसने 10,000 रुपए का वाई से लोन ले लिया और बदले में फोन एज सिक्योरिटी रखवा दिया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक बात बताओ संदीप भाई, ट्रू ओनर ऑफ द फोन कौन है? ट्रू ओनर ऑफ द फोन कौन है? संदीप भाई जल्दी से आंसर करो, फटाफट से, खत्म हो गया बस। ट्रू ओनर ऑफ द फोन कौन है? सर मिस्टर एक्स। बेटा ये है ट्रू ओनर, वेरी गुड। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भैया फोन खोया, फोन तो टूट गया था, रिपेयर तो ए ने कराया ना। मतलब ए वो पार्टी है जिसका यहां पे इस गुड पे लिमिटेड इंटरेस्ट है। लिमिटेड इंटरेस्ट मतलब उसको फोन से कोई लेना देना नहीं है। फोन कितने का भी हो, उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपए पे जो उसने रिपेयर पे लगाए, तो ट्रू ओनर एक्स है। लिमिटेड इंटरेस्ट जिस पर्सन का है वो ए है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास पोलेशन है, ए के पास पोलेशन है, उसका लिमिटेड इंटरेस्ट था, उसने आगे गुड्स प्लेज कर दिए। अब देखो ऑब्वियसली ये कंडीशन है कि ये गुड फेथ में है। बेटा ये प्लेज एकदम वैलिड होगी, ये प्लेज एकदम वैलिड होगी, 100% वैलिड होगी। अगर एक्स को यहां पे अपना फोन वापस चाहिए, वो बोला भाई प्लेज व्लेज मुझे फोन वापस दो, तो यहां पे आप नीचे लिख लेना, ट्रू ओनर कैन रिकवर द फोन ओनली ऑन पेइंग ₹5,000। अब ट्रू ओनर को भैया यहां पे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे यहां पे, क्योंकि उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है ना। और फिर वो जो है आगे अपना लोन पे ऑफ करके इसको जो है गुड्स रिटर्न करेगा, वो तो अलग चीज है। बट पॉइंट है प्लेज वैलिड होगी। ये कहेगा भाई मैंने आपका फोन रिपेयर करा था, उसमें पैसे लग गए भाई, अब क्या करूं, आप मुझे मिल नहीं रहे थे, मैंने आगे फोन प्लेज कर दिया 10,000 रुपए में, तो ये 5,000 रुपए देके अपना फोन रिकवर कर सकता है। ये मैंने बोला क्या, वेयर अ पर्सन, ये यहां पे लिखा हुआ है बेटा, वेयर अ पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, दैट इज ओनर इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 था। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1, मर्केंटाइल एजेंट विदाउट ओनर होते हुए भी प्लेज कर सकता है, अच्छी कंडीशन याद रखना। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में था, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन होने से पहले अगर कर दिया और गुड फेथ में है पोनी, तो भी वो वैलिड होगी प्लेज, गुड टाइटल जाएगा, भले वो ट्रू ओनर नहीं है। और लास्ट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स का ओनर नहीं है बट गुड्स में लिमिटेड इंटरेस्ट रखता है, वो भी प्लेज कर सकता है, वैलिड प्लेज होगी। हाँ, पॉनी हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए, वो कंडीशन रिपीट है। भैया कोई डाउट, कोई परेशानी? प्लेज बाय नॉन ओनर का टॉपिक समझ आया आपको? जनरल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, एक्सेप्शंस ने क्या बोला, क्या किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? यस सर, यस सर, एकदम क्लियर है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यार सुनो भाई, वैसे तो ना पूरा मामला हो गया खत्म, वैसे तो पूरा मामला हो गया खत्म। अब ना एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन ये ना टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये टॉपिक आप खुद करोगे। मैं आपको दे दूंगा नोट इसका अच्छा सा, आपकी बुक में तो थोड़ा बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन मैं अच्छे से पैराग्राफ बना के आपको दे दूंगा, आप नोट्स में डाल लेना अपने पेपर के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग अभी डाल लो, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। पेपर के लिए बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिमनिटी गारंटी में डिफरेंस आता है, वैसे ही डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्या बताओ? पहले बेलमेंट की डेफिनेशन लिखना। बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑन अ कंडीशन की सेम गुड्स रिटर्न करने हैं। प्लेज क्या होता है? प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। फिर बेलमेंट में सुयश कितने पार्टी होती है? दो, बेलर बेली। प्लेज में कितने पार्टी होती है? दो, प्लेजर ओ पॉनर और पॉनी, या प्लेजर या प्लेजी। ठीक है। पर्पस क्या होता है? बेलमेंट में बेलमेंट करने का कोई भी पर्पस हो सकता है, इट डजंट मैटर। प्लेज के केस में पर्पस एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। फिर और बताओ सर कंसिडरेशन। अबे बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी होती थी, याद करो ग्रेट्यूटस वाली। लेकिन प्लेज में कभी विदाउट कंसिडरेशन नहीं होगा। प्लेज हमेशा कंसिडरेशन के लिए ही होगी, यह बात याद रखिएगा। ठीक है। और बताओ सर। और बेटा एक पॉइंट आप लिख सकते हो, राइट टू सेल। राइट टू सेल में क्या होगा भैया? बेलमेंट में जो बेलर है उसके पास जनरली राइट टू सेल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा आ ही नहीं सकता, जनरली नहीं आता। लेकिन पौनी प्लेज के केस में पौनी के पास वो राइट है भाई। अगर आपने पेमेंट नहीं करी ड्यू डेट पे तो सेल कर देगा भाई सीधा। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, बट आप एक काम करिए, आप ना, मैं आपको पूरा पैराग्राफ अभी दोनों को पर्सनल पे भेज दूंगा। आप दोनों जो है उसे नोट कर लेना प्रॉपरली अच्छे से। अभी मतलब ट्यूसडे वाली क्लास का होमवर्क है। ट्यूसडे क्लास जो होगी ना 10:30 बजे बेटा मॉर्निंग में ऑनलाइन होती है ना ट्यूसडे हमारी, उसमें मैं आपसे पहले चेक करवाऊंगा। मुझे फोटो चाहिए पहले दोनों की नोटबुक में इस डिफरेंस की। उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद क्लास में एंट्री मिलेगी। और एजेंसी करवाऊंगा, सुपर इंपॉर्टेंट। लास्ट एजेंसी है, उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स पे जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा हमारा। सुयश संदीप बेटा आपने हेडिंग डाली डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज? यस यस सर। हाँ तो बस आज के लिए फिर इतना ही है। आप बस हेडिंग डाल लेना डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। और मैं आपको अभी के अभी ही पर्सनल पे एक नोट भेज रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, आधे पेज का नोट होगा। पूरा भर भर के मत लिखना, सिर्फ कीवर्ड लिखना जो बताए हैं, जो हाईलाइटेड है उतना लिखना। पूरा उसमें पेल मत देना कि जो जो लिखा है सब लिख रहे हो। अपने दिमाग से अपने आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट्स मुझे दिखाने कि क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है। तो मैं आपको भेज रहा हूं डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, उसे ट्यूसडे से पहले नोट कर लेना। इसी के साथ आपका प्लेज टॉपिक खत्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट का बेटा 30 नंबर हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है विच इज कॉल्ड एजेंसी। फटफट से हम एजेंसी स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, और जल्दी से कोशिश करेंगे एजेंसी खत्म हो। जैसे एजेंसी खत्म होगा उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, नेगो। सारे 10-10, 15-15 नंबर के एक्ट है, और जल्दी जल्दी फटाफट होंगे छोटे छोटे। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ यार जल्दी से, अदरवाइज नेक्स्ट आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोई दिक्कत या परेशानी? नो सर। संदीप भाई कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो आप बेटा मीटिंग लीव कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज में अभी भेज रहा हूं पर्सनल पे, मुझे ट्यूसडे को चाहिए। अभी संडे है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, नोट कर लेना बेटा प्लीज। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास